हेलो एंड नमस्ते। आज यहाँ आने के लिए और समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं करण मुलचंदानी, इनलाइटनिंग सेपियंस का संस्थापक, जो लोगों को उनके जुनून को खोजने में मदद करता है। मैं आज के लिए आपका मेजबान बनूंगा। साउथ एशिया बोंसाई फेडरेशन की ओर से मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। SABF 5 देशों का समूह है: नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। हिंदी में यह हमारा दूसरा कार्यक्रम है। यह आसान नहीं रहा, लेकिन हमने इस तरह की और भी कार्यक्रम बनाने का मन बना लिया है। SABF ने कितनी बड़ी कदम ले रही है। दुनिया में अपनी अपनी भाषा में कौन सा प्रोग्राम्स होते हैं। SABF भी इसी को लेकर ये आगे बढ़ रही है, मेहनत करके राष्ट्रभाषा का प्रोग्राम संयोजित कर रही है। अब मैं मिस्टर सुधीर जाधव, जो कि SABF के सेक्रेटरी है, उन्हें इनवाइट करता हूं कि वो इस बात को लेकर आगे डिटेल में बताएं। गुड आफ्टरनून सुधीर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। साउथ एशिया बोंसाई फेडरेशन SABF की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। SABF के इस विशेष हिंदी भाषी कार्यक्रम में हम आपको आज 3 बोंसाई कलाकारों से परिचित करवाएंगे। हम उन तीनों कलाकार श्री MS ठाकुर जी, श्री राजीव वैद्य जी और डॉक्टर ममता मिश्रा जी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं श्रीमती हर्षा हिंदुजा जी, जो इंडिया फ्रेंडशिप बोंसाई सोसाइटी मुंबई की अध्यक्षा है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह हमें आज के तीनों कलाकारों से परिचित करवाए। श्रीमती हर्षा हिंदुजा जी हमेशा से SABF की शुभचिंतक रही हैं और उन्होंने SABF के सभी उपक्रमों में अपना और अपने क्लब का पूरा सहयोग दिया है। वे खुद एक बेहतरीन बोंसाई कलाकार है और इस विषय में काफी दिलचस्पी रखती है। मैं SABF की तरफ से उनको आज धन्यवाद कहूंगा। बोंसाई कला बड़े और छोटे शहरों में बहुत ही तेजी से विकसित हो रही है। छोटे शहरों में जगह की कमी नहीं होती। यहाँ के कलाकार बहुत बढ़िया बोंसाई गार्डन का निर्माण करते हैं, जबकि बड़े शहरों में छोटे बरामदों में और खिड़कियों में बोंसाई बसते हैं। हमारा उद्देश्य बोंसाई को घर घर पहुंचाना है। इसके अलावा हम बोंसाई की कला को यूनिवर्सिटी, संस्थापनाएं, गांव, नर्सरी एवं किसान और खेती से जुड़े व्यवसायियों तक ले जाना चाहते हैं। SABF काफी सक्रियता से इस विषय में काम कर रहा है और आगे जाके इस विषय में हम हिंदी भाषी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आशा है आप सबको ये उपक्रम बहुत ही लाभदायी और अच्छा लगे। जैसे करण ने कहा, सभी देशों में बोंसाई संबंधी कार्यक्रम उन देशों की भाषा में किए जाते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में कार्यक्रम आयोजित करके सभी लोगों को इस धारा में सम्मिलित करने का प्रयास SABF कर रही है और यह बहुत ही स्तुत्य और उपयुक्त उपक्रम है। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं और श्रीमती हर्षा हिंदुजा जी से हमारे आज के कलाकारों को परिचित करने के लिए निमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्नेह जी की अत्यंत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अनूठे और वेरी स्पेशल प्रयास में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। बोंसाई कार्यक्रम के माध्यम से आपने कृषि एवं बागवानी के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कैंप्स आयोजन करने को जन साधारण तक अपनी मातृभाषा हिंदी में पहुंचाने का बहुत अद्भुत प्रयास किया है। उसके लिए आप बहुत कमेंडेबल हैं। थैंक यू स्नेह जी। अब मैं राजीव वैद्य जी के बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। वे सन 1990 में बोंसाई में संबंधित और तब से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वे डोंबिवली के बोंसाई एंथुसियास्ट क्लब के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं। वह SABF साउथ एशिया बोंसाई फेडरेशन के सलाहकार और ट्रेजरर भी हैं। वे DBS डिजिटल बोंसाई स्कूल के भी कोषाध्यक्ष हैं। वो
उनका रुचा बॉन्साई स्कूल, वहां के वो सह मालिक हैं। 1994 में डोंबिवली में बॉन्साई सिखा रहे हैं। उन्होंने बहुत देश विदेश में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, जैसे कि बाली इंडोनेशिया में सन 2014 में इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेटर रहे, मनीला फिलीपींस में जज और डेमोन्स्ट्रेटर रहे। ये फिलीपींस ऑर्किड सोसाइटी और बॉन्साई सुसेकी अलायंस की तरफ से आयोजित किया गया था। सन 2019 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, द लॉर एंड द ल्योर ऑफ बॉन्साई सॉइल, जो BCI मैगजीन के अप्रैल-जून 2020 के इश्यू में पब्लिश हुआ है। आप सभी जरूर पढ़ें, क्योंकि जब बॉन्साई का करेक्ट सॉइल यूज किया जाता है तो हमारे बॉन्साई बिल्कुल फ्लरिश होते हैं। उनके राइटअप्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में पब्लिश किए गए हैं। करण जी, आप श्री वैद्य जी के वीडियो एंड क्लिप्स अभी अब सब दर्शकों को दिखाएं। हम सब उत्सुक हैं और मैं श्री वैद्य जी को बहुत आमंत्रित करती हूँ, आप अपना ये एस्थेटिक्स जो सौंदर्य शास्त्र है आपके बॉन्साई का, वो हम सबको दिखाएं और सिखाएं। थैंक यू श्री वैद्य जी। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और सादर अभिवादन। धन्यवाद। आप वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वैद्य, सलाहकार साउथ एशिया बोनसाई फेडरेशन और अध्यक्ष बोनसाई एंथुसियास्ट क्लब ऑफ थाने डोंबिवली। साउथ एशिया बोनसाई फेडरेशन द्वारा आयोजित इस हिंदी सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय मैं लेने जा रहा हूँ, वो है बोनसाई में सौंदर्य शास्त्र। बोनसाई ये मेरे हिसाब में एक कलात्मक संरचना है। बोनसाई मतलब एक आकर्षक और सुंदर पेड़ का निर्माण या रूप और सौंदर्य की वस्तु बनाना या कंपोज करना। जब हम कलाकार बोनसाई बनाते हैं तो हमारे विचार दर्शकों के प्रति पहुंचाना ये हमारा काम है। बोनसाई जब हम बनाते हैं तो ये दर्शकों को जब ये अच्छा लगता है तभी हमको मतलब हमारी सफलता उसी में है। अब बोनसाई में अनुप्रयोग दो चीजों का है, ये बागवानी का है और कलात्मकता का भी है। बागवानी मतलब विज्ञान या साइंस और कलात्मकता मतलब आर्ट या कला। बोनसाई के एक आकर्षक सौंदर्यकीय निर्माण में विभिन्न प्रकार के बागवानी मतलब साइंस विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है और कलात्मक या कला के सिद्धांतों का भी अनुप्रयोग शामिल है इसमें। बागवानी सिद्धांत है प्रकाश मतलब लाइट या सनलाइट, पानी वाटर, परिवेश तापमान मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर। हर एक अलग अलग किस्म के और अलग अलग जाति के जो हम पेड़ बनाते हैं या जिनका बोनसाई हम बनाते हैं तो उनका एक एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है। जैसे कि जूनिपर वगैरह को थोड़ी ठंड या थोड़ी मॉइस्चर लगती है, तो इसीलिए और ये जो फाइकस जाति के हैं मतलब बरगद पीपल जाति के जो पेड़ है उनके लिए गर्मी होना और मॉइस्चर होना दोनों जरूरी है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर या तापमान, परिवेश तापमान जरूरी है। मिट्टी भी उचित अगर पीएच की होगी तो ही बोनसाई ज्यादा अच्छी तरह से पनपता है। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर और स्वास्थ्य नियंत्रण मतलब रोगों का और कीटों का, ये तीनों इसमें शामिल है। इनका बागवानी सिद्धांत में
बहुत महत्व है। अगर ये नहीं, इनका हमने ख्याल नहीं किया तो हमारे बोनसाई ठीक तरह से पनप नहीं पनपेंगे। कलात्मक सिद्धांत यह है कि प्रपोर्शन, अनुपात, हर एक उसके पुर्जे का या अंगों का प्रपोर्शन होना, एक अनुपात होना, ये जरूरी है। अगर नहीं हुआ है तो बोनसाई ठीक नहीं लगता है अपने को, हमको उसमें कुछ ना कुछ कमियां या खामियां नजर आती है। संतुलन, बैलेंस होना जरूरी है। एकता, यूनिटी, मतलब जैसे कि बोनसाई की जड़, फिर उसका तना, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, इनका एक संतुलन और यूनिटी बनी रहनी चाहिए, तभी वो बोनसाई अच्छा लगता है। ताल, रिदम, वो भी एक जरूरी माध्यम है। हम देखेंगे आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे इसका अनुप्रयोग हम कर सकते हैं या करते हैं। केंद्र बिंदु, मतलब फोकल पॉइंट, हर एक बोनसाई में एक फोकल पॉइंट होना जरूरी है जो लोगों का या दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सके। चौखट या फ्रेमिंग, जैसे कि कई बार हम बोनसाई का जो पॉट या कुंडी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो वो फ्रेमिंग है बोनसाई का, वो ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा, प्रोपोर्शन नहीं रहेगा उसका, तो भी वो बोनसाई बड़ा नहीं लगेगा। पेड़ हमेशा वो छोटा लगेगा, उसकी दर्जा हीन रहेगा, कम रहेगा। बुनावट, मतलब टेक्सचर, मतलब बार्क का एक टेक्सचर होता है। कई बार आप देखेंगे पाइन वगैरह चीज़ों का या बॉक्सवुड का एक बार्क का या मतलब खाल का उसके टेक्सचर रहता है, वो टेक्सचर उसकी सुंदरता बढ़ाता है। दृश्य गति, मतलब विजुअल स्पीड। विजुअल स्पीड का मतलब ये है कि कई बार हम बोनसाई जब बनाते हैं तो उसका एक तरह झुकाव रहता है, तो वो झुकाव किस तरह से है, उसका झुकाव जिस तरह से है वैसे ही उसके शाखाओं का भी झुकाव है क्या। अगर ये सब है तो उसको विजुअल स्पीड एक मिलता है, मतलब दृश्य गति मिलती है। पर्यावरण, मतलब एनवायरनमेंट, हमने बात की उसकी कि एनवायरनमेंट मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह, सनलाइट मतलब प्रकाश, इनकी सबकी आवश्यकता एक संतुलन में रहनी चाहिए। और प्रदर्शन की सेटिंग्स, ये भी अहमियत रखते हैं। हम जब बोनसाई डिस्प्ले करते हैं तो वो कहाँ रखनी चाहिए, उसके पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, वो अगर नहीं रहेगा तो बोनसाई डिस्प्ले नहीं उभर के नहीं आता है। तो ये सब जरूरी बातें हैं, ये आर्ट में आती है या कलात्मकता की सिद्धांत के तहत आती है। बोनसाई इन सिद्धांतों का संश्लेषण, मतलब सिंथेसिस है। इसके लिए यह एक बागवानी कला है, मतलब बागवानी और कला दोनों का इसमें समावेश है। बोनसाई में सौंदर्य शास्त्र के क्या तत्व है? प्राचीनता या प्राचीनता की एक छाप उसमें रहनी चाहिए। मतलब क्या? प्राचीनता, हम बोनसाई की जब कोई भी दर्शक आपके बोनसाई को देखता है, निहारता है, तो वो सबसे पहले क्या प्रश्न पूछता है? इसकी आयु क्या है, इसकी एज क्या है। आपको ये कभी नहीं पूछता है कि आप कितने साल ट्रेनिंग में हैं या और कुछ सवाल नहीं पूछता है। सबसे पहला सवाल ये पूछता है कितना पुराना है। तो ये पुरानापन या प्राचीनता, उसकी जो छाप है, उसके दृश्य संकेत कुछ ना कुछ रहते हैं। जैसे कि सरफेस रूट्स, दिखाई देने वाले मतलब ऊपर की सतह की जड़ें, वो अगर मजबूत रहेगी तो हमको, मतलब हमारे जहन में ये आता है कि ये पेड़ या बोनसाई काफी साल से मतलब मजबूती से वो उभर रहा है, पनप रहा है। या तने का व्यास, ट्रंक डायमीटर जिसको वो कहते हैं हम, वो कितना मोटा है। फिर मुद्रा, पोस्चर, उसी पोस्चर का एक पोस्चर रहती है, हर एक चीज की एक पोस्चर रहती है, मुद्रा रहती है कि उसकी वजह से उसका संतुलन, यूनिटी, ये सब बनाया रहता है। तो ये जो बनता है तो उसके लिए ये एक दृश्य संकेत है दर्शकों के लिए। और
उसका अपीयरेंस कैसा है, मतलब उसके पत्ते ज़्यादा पीले पड़ गए हैं क्या? कईयों बार तो क्लाइमेट की वजह से वो होता ही है, मगर उसका अपीयरेंस कैसा है, अच्छी तरह से वो पेश आ रहा है कि आपके सामने, ये भी अहमियत रखता है। ये अहमियत इसके लिए रखता है कि ये विजुअल क्लूज है, ये दृश्य संकेत है जो दिखाते हैं कि ये पेड़ बहुत प्राचीन है, और हम इसी को ज़्यादा मानते हैं ना, दर्शक भी ज़्यादा मानते हैं। शाखाएं, उसका उद्भव का कोण जो रहता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो एक सटीक तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है ये बोनसाई पुराना नहीं है, ये अपने को मतलब दर्शकों को लगने लगता है। फिर मोटाई मतलब थिकनेस शाखाओं का, और उपशाखाओं की जात मतलब रेमिफिकेशन, जाल जो फैला हुआ रहता है उपशाखाओं का, वो कैसा है, ज़्यादा है कम है। ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब ये बोनसाई पुराना है, ये हम समझ में आता है। मगर शाखाओं में अगर ज़्यादा उपशाखाएं नहीं है, उनको उपशाखाएं मतलब सब ब्रांचिंग नहीं है, टर्शियरी ब्रांचिंग जिसको कहते हैं, वो अगर नहीं है तो हम ये समझते हैं कि ये पुराना नहीं है पेड़। तो ये सब दृश्य संकेत, विजुअल क्लूज आवश्यक है बोनसाई के सौंदर्य के लिए और प्राचीनता की छाप के लिए। ऊपरी भाग का संरूपण मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एपेक्स। आप देखेंगे कि जब पेड़ पुराना होता है तो उसका जो एपेक्स, उसका ऊपरी भाग, वो ऐसा थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, राउंडेड शेप रहता है उसको। मगर जब बोनसाई पुराना नहीं रहता है, जब वो ट्रेनिंग में रहता है, तो उसका जो ऊपरी भाग है वो सीधा रहता है, उसको ज़्यादा शाखाएं नहीं रहती, उसका फैलाव ज़्यादा नहीं रहता है, उसका जो स्प्रेड है वो राउंडेड नहीं, फॉर्म राउंडेड नहीं रहता है, गोलाई उसकी बहुत कम रहती है। तो ये भी एक दृश्य संकेत है। फिर और एक अहम दृश्य संकेत यह है कि अजीवित लकड़ी का मतलब डेडवुड का के अवशेष, वो कई कई किस्म के जो पेड़ है उसमें ये जरूरी होते हैं कि दिखाने के लिए कि ये पेड़ इसने काफी कुछ झेला है जीवन में, तभी ये इसके बावजूद भी ये पनप रहा है, अच्छी तरह से वो आपके सामने पेश हो रहा है। तो ये भी सब दृश्य संकेत है। इन जैसे विशेष प्रभाव एकीकृत होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जड़ अच्छे हैं और शाखाएं कम हैं, या शाखाएं अच्छी दिख रही हैं मगर जड़ नहीं है, या ऊपरी भाग गोलाई में नहीं है। तो ये सब इसका ये यूनिटी जिसको हम कहते हैं, उसका ये सबका एक एकीकृत होना जरूरी है। यहाँ तक कि बर्तन का भी पुराना स्वरूप, मतलब कईयों बार ऐसा होता है कि लोगों को आजकल ऐसे लगता है कि नए बर्तन में, नए पॉट में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये बात नहीं है। बर्तन भी अगर वो पुराना लग रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि ये पेड़ कई सालों से उस बर्तन में या ऐसे ही पुराने बर्तन में पनप रहा है, अच्छी तरह से वो पेश आ रहा है। ये एक तरह का प्रभाव है, दृश्य संकेत है। मिट्टी की सतह भी इसमें मतलब ठीक तरह से, मतलब ऊपर से जहाँ पे तना है उससे पॉट के जो बाहरी हिस्से हैं उसमें थोड़ी थोड़ी नीचे झुकाव उसका होना चाहिए। इन सब में एक एकता होनी चाहिए। इसे सहमति या एग्रीमेंट ऑफ कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ये भी सब सौंदर्य शास्त्र की ही मूलभूत नियम है। अच्छा, अब हम देखेंगे विजुअल स्पीड या दृश्य गति। सभी तत्वों की एक बुनावट होती है जो आंखों की गति को रोकने या देखने की अनुमति देती है। मतलब क्या है कि आपको कई बार बोला गया है कि मतलब एक ही सतह से शाखाएं नहीं, सामने सामने शाखाएं नहीं होनी चाहिए। ये भी बोला गया है कई बार कि ऑल्टरनेट ब्रांचिंग जिसको बोलते हैं, सतह उनकी अलग अलग होनी चाहिए। एक अगर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में दूसरी ऊपर की सतह होगी। फिर
वापस एक राइट साइड में और ऊपर की सतह होगी, और इनके बीच की जो गैप है वो थोड़ी थोड़ी, जैसे पेड़ ऊपर ऊपर जाता है, ऊपरी भाग की ओर जाता है, तो उसकी जो बीच की गैप है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो ये सब दृश्य संकेत है, और ये इसका विजुअल स्पीड देने के लिए, दिखाने के लिए काम में आते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आंखों की गति रोकते हैं, कहीं तो भी जाके आंख रुकती है, या मतलब हमारी देखने की जो क्षमता है वो कहीं तो भी रुक जाती है। जब रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि विजुअल जो फ्लो है जिसको बोलते हैं, या विजुअल जो स्पीड है, वो हमारा कहीं रुकता है, और इसकी वजह से ये होता है कि बोनसाई का जो स्वरूप है वो पूरी तरह हम देख नहीं पाते, उसका आकलन नहीं कर पाते, उसको हम जज नहीं कर पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तने और शाखाओं में की तय है, एक नेतृत्व और पालन का एक सिद्धांत रहता है। मतलब जैसे कि जैसा तना है, तना अगर ऐसा मुड़ता है और ऊपर जाता है, तो वैसे ही शाखाएं भी ऐसे ही जब बाहर आती है तो ऐसा थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस थोड़ा सा ऊपर और नीचे, इस तरह से अगर उनका झुकाव है और थोड़ी नीचे की तरह झुकती है। जो पुराना पेड़ होता है तो उसकी शाखाएं और उपशाखाएं, उनकी वजन से वो पेड़ की शाखाएं, जो मेन शाखा है, वो नीचे नीचे झुकती है। ये झुकाव जरूरी है, और ये झुकाव तभी, मतलब ये लीड एंड फॉलो प्रिंसिपल है। जैसे कि अगर पुराना पेड़ का तना पुराना दिख रहा है तो उसकी शाखाएं भी पुरानी दिखनी चाहिए। लीड एंड फॉलो प्रिंसिपल कहलाता है, मतलब नेतृत्व और पालन का सिद्धांत इसको कह सकते हैं। शाखाओं का नियोजन भी इसी तरह से रहना चाहिए कि ब्रांच का प्लेसमेंट कैसे रहना चाहिए, कि लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में है, उसको बैलेंस करने के लिए दोनों, ये सब सभी जरूरी होते। क्यों टी या एक स्तर शाखाओं का से बचा जाना चाहिए? क्योंकि ये आंखों के चलन को या आई मूवमेंट को भ्रमित कर देती है। अनुपात मतलब प्रोपोर्शन और स्केल का संतुलन, बड़ी शाखाएं तने की निचली ओर होती है, और ऊपरी और छोटी शाखाएं होती है। ये एक प्रोपोर्शन रहता है और स्केल रहता है। इसमें शामिल सभी तत्वों का, मतलब तना, शाखाएं, बर्तन और यहाँ तक कि सतह की जड़ें, इनमें अनुपात और पैमाने का संतुलन, मतलब बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड स्केल होना चाहिए। इनमें तिहाई का नियम लागू होता है तो बेहतर होता है। निचला एक सतह, बीच का एक तिहाई सतह और ऊपरी भाग की एक सतह, ये प्रोपोर्शन कहलाता है। संतुलन और बैलेंस, समरूप और सम्मिलित बनाम असम्मिलित और विषम संतुलन, ये दोनों ही हमको कभी कभार देखने पड़ते हैं। आयत मतलब ट्रायंगुलर, चौरस, स्क्वायर बनाम त्रिकोण। त्रिकोण का ज्यादा करके अहमियत इसकी वजह से है कि बोनसाई का स्प्रेड जो निचली शाखाओं का है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी आयु में केंद्रीय बिंदु या फोकल पॉइंट एक आकर्षक और वांछनीय लक्षण होता है। डिजाइन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ डिजाइन, धीरे धीरे वैसे जैसे बढ़ता है वैसे उसको उसी तरह से उसको ट्रेन करना चाहिए हमको। अवधारणा या कंसेप्ट, निष्पादन, एग्जीक्यूशन, मतलब इन सबका एग्जीक्यूशन जब हम करते हैं ठीक तरह से, तो और रिफाइनमेंट करते हैं, शोधन करते हैं और एडेप्टेशन करते हैं। कई बार हमको एडेप्ट करना पड़ता है, कोई शाखा मर जाती है या झुक जाती है, तो उसको हम उसी तरह से हमको उसका अनुपालन या ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और सौंदर्य विचारों का और कलात्मकता का बागवानी सिद्धांतों को एक दूसरे से पूरक होनी चाहिए। इसमें एक तने की मुद्रा और गति में एकता होनी चाहिए, और लिंग विशेषताओं, जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी एकता होनी चाहिए। अभी इसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण करना यहाँ पे ठीक नहीं है। मैं एक बात बताने की है, सादगी बर्तन भी सजावटी नहीं होना चाहिए। बर्तन दैट्स अ फ्रेम, ठीक है,
खुली जगह कम अधिक होनी चाहिए, ये भी एक सौंदर्य दृष्टि का खेल है। प्रदर्शन और प्रस्तुति, डिस्प्ले एंड प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन की ऊंचाई, कितने लेवल पे प्रदर्शन मतलब बोनसाई जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से हमको प्रदर्शन उसका करना चाहिए। और उसके साथ एक्सेसरीज मतलब सामान, अलग सामान जो है वो कैसे रखेंगे हम, प्रदर्शन का पैमाना कितना होना चाहिए, 10 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ये सब हमको मद्देनजर रखने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे मतलब ज़्यादा नज़दीक बोनसाई रखने की जरूरत नहीं, थोड़ी दूर दूर रखेंगे तो अप्रिशिएट या लोग ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। और पेड़ को संवारने का, ग्रूमिंग का मतलब बर्तन, मिट्टी की सतह, तार, वायरस और पत्तों का, इनका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। तालमेल मतलब संतुलन, बैलेंस, अनुपात, प्रोपोर्शन, भावों की सहमति, यही सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन है। आप ये सब ख्याल में रखिए। ये तो बहुत छोटा कम समय में मैंने काफ़ी मुद्दे मैंने बताए आप लोगों को। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बढ़िया तरह से समझाया गया और काफी पेशेंस से आपने सबको समझाया गया। सो इसके लिए धन्यवाद सभी जी, का। धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी, धन्यवाद। अब मैं आप सभी से मिस्टर MS ठाकुर का परिचय कराता हूँ। मिस्टर MS ठाकुर वह एक हॉबिस्ट है जो एक बड़े प्रशासन से शानदार बॉन्साई कोचिंग कर रहे हैं। वह वर्तमान में बॉन्साई पर एक किताब हिंदी में छाप रहे हैं। हम इसे देखने के लिए उत्साहित है। नमस्कार ठाकुर जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इसके लिए सबसे पहले मैं मैडम स्नेह परासर का, सुधीर जी का, करण जी का और बाकी सारे मैनेजमेंट का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे एक मौका दिया बोनसाई के लिए। और बोनसाई की मैं बुक लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी छपेगी। और बोनसाई एक ऐसी कला है जिसे हमें गांव के छोटे से छोटे आदमी के पास पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक कि जो रिक्शा चलाता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो। तो जब ये सभी लोगों के बीच में आएगा तो ये मेरी मान्यता है कि बोनसाई एक दिन जब, जैसा हम कहते हैं कि बोनसाई जापान से है, बोनसाई चाइना से है, जबकि बोनसाई इंडिया से था और ये दोबारा फिर इंडिया का ही होगा, ये मेरी मान्यता है। और दृढ़ मान्यता है कि एक दिन बोनसाई भारत का होकर उभरेगा। अब आप अपना वीडियो दिखाइए हम लोगों को। जी हाँ। दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और मेरे देश के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि साउथ एशिया बोनसाई फेडरेशन को तथा उसके प्रेसिडेंट मैडम स्नेह परासर को नमन करूंगा, आभार करूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस स्टेज पर बोलने का, आपके साथ बात करने का मौका दिया। ये बात इसलिए भी ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि बोनसाई हिंदी में
इस वाली सोच को मैं नमन करूंगा, सत सत प्रणाम करूंगा कि हिंदुस्तान में, हमारे अपने देश में बोनसाई को हिंदी में बोलने के लिए, सिखाने के लिए किसी ने पहल की कि हमारी बढ़ती जनसंख्या, जो मकान है वो गगनचुंबी मकान बन रहे हैं, इसके अलावा फ्लैट सिस्टम, और इन सब चीजों के ऊपर हमारा पेड़ पौधों और बोनसाई की तरफ झुकाव, रुझान, उसकी हॉबी। तो ये इसकी वजह से हमें लगता है कि ये असंभव है, लेकिन नहीं, बिल्कुल आप, ये हमारा सोच गलत है कि असंभव कोई चीज नहीं होती। हम चीज जो असंभव है उसको हम संभव कर सकते हैं। और इसके अलावा जहां चाह वहां रास्ते निकल आते। इसके अलावा जहां ऐसा दुनिया में कोई भी समस्या नहीं होती जिसका सॉल्यूशन हमारे पास ना हो। हमें जरूरत केवल एक चीज की जरूरत पड़ती है, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा संकल्प, हमारा उस प्रति उस जिस चीज को हम चाहते हैं उस चीज को पकड़ने की, उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति। तो अभी हम बोनसाई बालकोनी में करेंगे, और बालकोनी के अंदर और यह छोटी जगह पर हम बोनसाई कर सकते हैं, पक्की तौर से कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको और इसके बारे में कुछ बताऊं, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस बात का विश्वास पालें कि हम सचमुच छोटी जगह में बोनसाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने टेरेस को, जो छोटी जगह है, वो उसको मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए और एंजॉय कीजिए, और फिर मैं साथ साथ बताऊंगा आपको कि बालकोनी में या छोटी जगह पर आप बोनसाई के अपने शौक को, अपनी रुचि को किस तरह से कार्यान्वित कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें और अपने मन में एक धारणा को तय कर लें कि हमारे पास जगह कम है, चाहे वो बालकोनी हो, छोटी जगह हो, टेरेस हो, जगह कम है, और उस जगह की हमें उसका पूरा सदुपयोग उठाना है। अगर ये बात दिमाग में होगी तभी आप उस जगह का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं बालकोनी से। बालकोनी के अंदर आपके पास 2 या 3 साइड की जगह होती है, राइट, लेफ्ट, सीधा, दायां और पीछे। तो उन सब जगहों के ऊपर आप एक इंच आपकी उसको आप प्रयोग में लाएं। जैसे आप दीवार के ऊपर स्लैब लगवा दीजिए, मार्बल के पीसीस के छोटे स्लैब, उसके ऊपर स्टेप वाइज, मतलब जैसे पौड़ियां लगती हैं वैसे लगवा दीजिए, उसके ऊपर पौधे रखिए। और दूसरी बात, आप जितने पौधे भी हों उनकी संख्या, उनकी गिनती बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप थोड़े पौधे रखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात कि जब भी आप पौधे लगाने की सोचें तो पौधे आपके छोटे होने चाहिए। उन्हें बोनसाई भाषा में बोलें तो उन्हें मामे बोलते हैं। मामे से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े और क्लासिकल बोनसाई बिल्कुल उसके ऊपर सोचें ही ना। और इसके अलावा आप बना नहीं सकते या बनाना नहीं चाहते, समय नहीं है, तो आप बाहर से खरीद के लाते हैं, तो वहां से भी आप छोटे बोनसाई खरीद के लाएं, तो ताकि हम उनको स्लैब पर रखें और अपनी जो रुचि है, हमें उनको देखना अच्छा लगता है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपका एक इंच वो उसका प्रयोग में आ जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप ऐसे पौधे लें
जो जल्दी बढ़े, जो जिनको मरने की जो मरें कम और जल्दी बढ़ जाए। तो ऐसे कौन से पौधे हो सकते हैं, या वो पौधे लें जो जिनके अंदर फल आते हों। तो मैं अभी 8-10 पौधों के नाम बताता हूँ, तो आप उसको दिमाग में रखिए, और आप जब भी बाजार से खरीदने जाए तब भी, या अपने आप बनाएं तब भी। तो जैसे पारस पीपल बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, बहुत फाइकस सैला इसको बोलते हैं, फाइकस सैला बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, वो कर सकते हैं। प्रेरणा कर सकते हैं, जेट कर सकते हैं, उसके ऊपर चाइना ऑरेंज कर सकते हैं, शहतूत लगा सकते हैं, आप उसके अंदर पिलखन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पायराकैंथा अगर मिल जाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है, तो वह बहुत सुंदर पेड़ होता है, वो लगा सकते हैं। एक और पेड़ होता है पीलू, जिसके ऊपर गुच्छे लगते हैं ऑरेंज टाइप के, व्हाइट फूल लगते हैं एक ही टाइम में, और पत्ते भी हरे होते हैं। ये तीनों चीजें एक ही टाइम में होती हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लांट, बहुत अच्छा होता है, आप उसको लगाइए। और नहीं कुछ ना हो तो आप कम से कम जेड तो लगा ही सकते हैं। आप ये देखिए, अब मैं आपको ये जेड है, अब ये जेड ये इनफॉर्मल अपराइट है और लगता भी अच्छा है, रखोगे आप तो बहुत सुंदर रखेगा। इसके अलावा एक ये है, इसके अलावा देखिए आप एक ये कैस्केट के अंदर बनाया था, तो इसी ये इसको आप अपने हिसाब से इसको नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसे जगह है वैसे ही ऊपर नीचे कर लीजिए आप, तो ये आपको बहुत सुंदर नजर आएगा। ये देखिए कितना सुंदर नजर आएगा। इसके अलावा आप अगर आपके पास, अच्छा एक और बात कि आप अपने पॉट हमेशा छोटे रखिए। पॉट छोटे रखेंगे तो आपकी जो स्लैब बनाया है उसके ऊपर फिट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पॉट नहीं मिल रहा, आप ये मिला है तो आप इसको साफ रखें, इसको रखिएगा। ये वाला भी है। मैं जेड का आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जेड आसानी से और कम टाइम के अंदर लग जाता है। तो अब ये वाला, अब ये पॉट है, इसके अंदर ग्रीनरी भी लगी, इसके अंदर एल्गी भी लगी हुई है, तो ये आप इस तरह के पौधे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप चाइना ऑरेंज देखिए, चाइना ऑरेंज छोटा भी मिल जाता है, तो चाइना ऑरेंज रखेंगे तो आपको वो ऑरेंज लटका हुआ ऑरेंज आपको, आपके बच्चों को, और जो भी आपका विजिटर आएगा घर पर, जो भी आपका आगंतुक आता है वो उनको एंजॉय, वो उसको भरपूर उसे एंजॉय करेंगे। तो ये अभी एक और पेड़ है, देखिए ये प्रेमना एक ऐसा पेड़ है जो आप इसकी कटिंग जितनी करेंगे इसके पत्ते उतने ही छोटे होंगे और सारे साल ऐसे ही हरा रहता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन प्रेमना मिल जाए तो वो प्रेमना बहुत अच्छा है, ये प्रेमना कर सकते हैं। अब ये एक पेड़ है, बहुत सुंदर सा है, फाइकस माइकोकार्पा। ये पेड़ सारे साल हरा रहता है, पत्तियां छोटी हैं, भूंजाई गिरी अच्छा लगता है, और इसके सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसकी छोटी सी टहनी को भी काट कर, अगर इतनी छोटी टहनी को भी काट कर इसे लगा देंगे तो ये फटाफट दूसरा पेड़ तैयार हो जाएगा। तो एक पेड़ से आप 10 पेड़ बना सकते हैं। तो ये अगर हमें मालूम है तब, तो ये इसके अंदर सबसे बड़ी पहचान है, इसके तने पर और इसकी टहनियों पर ये व्हाइट स्पॉट होते हैं इसके अंदर। तो ये व्हाइट स्पॉट से आप पहचान लो कि ये माइकोकार्पा है। तो ये माइकोकार्पा आपको आपके लिए प्रोपोगेट करने के अंदर 1 से 10 पेड़ बनाने के अंदर भी बहुत अच्छा काम आ सकता है। ये बालकोनी में बहुत सुंदर लगेगा। ये है फाइकस। अब एक चीज देखिए, ये पेड़ मेरे पास पिछले 15 साल से है, तो इसकी उम्र कम से कम 15 और 20 साल के बीच के अंदर है और लगता भी बहुत सुंदर है। अब देखिए ये पूरा का पूरा पेड़, पूरा का पूरा मतलब वृक्ष की तरह से ही लगता है। तो अगर ये पेड़ अगर आपको मिलता है तो आप लीजिए। इसके अंदर फाइकस का है, बहुत ही सुंदर है, और इसको मेंटेन करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। आप पानी गेरिए, पानी आपको सिर्फ करना है, पानी गेरना है। पानी इस टाइम पर इसके और नीचे इसके होल, ये ध्यान रखिए किसी भी पेड़ के होल, ये नीचे वाले जो होल हैं ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जो पानी दें आप, वो पानी इसके अंदर से निकलना चाहिए। अगर आपका पानी इसमें रुक गया तो समझ लीजिए आपका जो जिंदा पेड़ है वो मर गया।
तो आप ये कतई ना करें। आप अगर ऐसा हो तो आप किसी एक्सपर्ट भी चले जाइए पास, तो उससे इसकी रिपोर्ट करा लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। अगर आता है, वीडियो में देखा हुआ है आपने, तो आपको अपना आप कीजिएगा। और इसके अलावा आप देखो, क्योंकि आपके पास जगह कम है, आपके पास पौधे कम हैं और आप खुद बना नहीं रहे हो, बाजार से लेकर आ रहे हो, तो एक बहुत बड़ा आपको जो माइनस पॉइंट हम कर लेते हैं वो ये है कि हमें उस आदमी का जिससे हमने खरीदा होता है उसका फोन नंबर नहीं मालूम होता है। अगर फोन नंबर मालूम हो, अगर हमें उसका मोबाइल नंबर मालूम हो, तो आपको जब भी पेड़ खराब हो तो उससे कांटेक्ट करो, उससे पूछो। या फिर ऐसे कुछ लोगों के नाम आपके पास होने चाहिए जो बोनसाई एक्सपर्ट हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे किसी जगह हो। आप फोन कीजिए, उनको बताइए, उनको अपना 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 पॉट उसको वीडियो पर दिखाइए और उनसे पूछिए कि भाई इसमें क्या डिफेक्ट है, मैं इसको कैसे ठीक करूं। तो हो सकता है वो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी या बॉम्बे में बैठा हुआ आदमी, आप अगर दिल्ली में है, बॉम्बे से आप बॉम्बे के आदमी से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है दिल्ली के किसी आदमी को आपको बता दे कि भाई इस नंबर पर आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, तो वो बता सकते हैं। इसी तरह से पूरे भारत के अंदर हम एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, आपके पौधे बालकनी में या किसी भी छोटी जगह पर आपके पौधे कम होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। बड़े पौधों पर बिल्कुल ध्यान ही ना दो। अब इसके साथ साथ देखिए, एक पेड़ है ये। अब देखो इसके अंदर ये पेड़ कभी भी इसको पानी कम चाहिए होता है और ये पूरे साल ऐसे ही रहता है। इसके बाद सिर्फ पत्तियां आती हैं, आप इसको मोड़कर आप किसी तरह से, और बहुत ही इलास्टिक बहुत ज्यादा होता है, तो इसको मोड़कर आराम से इधर से उधर कर सकते हैं आप। देखिए, अब जगह कम है तो कोई बात नहीं, तो आप ये ऐसी छोटी ट्रे के अंदर आप ये जंगल बना लीजिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अब जंगल बनाए कैसे, या वीडियो में देख लीजिए। अगर वीडियो पे नहीं तो किताब के अंदर पढ़ लीजिए, तो और या फिर कहीं बना हुआ तो उसको लीजिए। और इसके अलावा उससे पूछिए कि आप ये पेड़ जो मुझे दे रहे हैं, इसके अंदर पानी ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा, इसमें कैसे होगा। और इसके अलावा एक बात और जो आपको हर सूरत में ध्यान में रखना है कि बालकनी के अंदर आपकी धूप आनी चाहिए। अगर धूप नहीं आ रही है, मान लो आपका ऐसी इतना मल्टी स्टोरी है, आप 18वें उस पर रहते हैं फ्लैट पर और स्टोरी पर, तो आप वहां पर धूप अगर आ रही है तो बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। अगर धूप नहीं आ रही है और लेकिन लाइट जरूर आनी चाहिए, लाइट भी नहीं है, धूप भी नहीं है, अंधेरा है, तो फिर ये वाला शौक मेरे हिसाब से ये नहीं करना है। लेकिन लाइट आती है, लाइट वो आपको धूप आती है और लाइट खूब है, धूप ना हो बेशक 1 घंटे 2 घंटे के लिए आती हो तब भी चलेगा, लेकिन लाइट होनी चाहिए वहां पर, लाइट हो ताकि वहां पर पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सके, ताकि पौधे उसमें बढ़ सके। तो ये और इसके अलावा टेरेस के ऊपर आप जब भी कोई पौधा, एक ध्यान रखिए कि आपकी टेरेस का पूरब साइड की तरफ से, पूरब से पश्चिम में सूरज छुपेगा। तो एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उसके अंदर जो पत्ते, जिन पौधों के ऊपर धूप ज्यादा पड़ेगी वो साइड उसके ऊपर वो ज्यादा भर जाएगी। तो आप इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप पौधों को जगह को राउंड उसको गोलाई में घुमा दीजिए, तो आपके वो पत्ते जहां पर धूप ज्यादा नहीं पड़ रही है उनके ऊपर दोबारा धूप पड़ेगी तो ज्यादा पत्ते आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है पारस पीपल, फाइकस शैला। ये एक ऐसा पेड़ है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, और पीपल नहीं है ये, पीपल और इसमें फर्क होता है। इसकी देखिए, आपके तने पर इसका तना हरा है और जबकि पीपल का तना कत्थई होता है, और इसके पत्ते लंबाई में है, उसके पत्ते बिल्कुल चौड़े होते हैं, और इस तरह से इसका फर्क होता है। और इसमें देखिए, इसके अंदर सबसे अच्छा इस पेड़ के अंदर ये है कि इसका सरफेसियल रूट्स, इसके जो रूट्स हैं, रूट सिस्टम बहुत गजब का है। इसके अंदर जो आप जितने भी देख रहे हैं, सिर्फ सारा का सारा पेड़ के अंदर आप इसके अंदर क्लैरिटी बहुत ज्यादा है।
आप अंदर पीछे तक की चीजें इसमें देख सकते हैं। अभी ये भरा नहीं है, अभी ये फरवरी के अंदर स्टार्ट हुआ, अभी इसको रिपोर्ट अभी 1 महीने पहले किया था मैंने इसको, तो अभी थोड़ा सा ढीला है, लेकिन फरवरी तक गजब का पेड़ बन जाएगा। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसका नाम है सेल्टिस, और ये पेड़ करीब करीब 20 साल का है, 20 से 25 साल का हुआ ये पेड़। और इस पेड़ के अंदर ये पेड़ हमेशा ऐसे ही रहता है, इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं और बहुत सुंदर पेड़ है। हमारे दिल्ली के अंदर इसकी जो मैं उनको मास्टर कहता हूँ, सेल्टिस के मास्टर मिस्टर जयपाल सिंह वो हैं। और ये पेड़ बहुत छोटा था तब, मैंने बहुत ही छोटा पेड़ था तब मैं उनके यहाँ से लेकर आया था। डेवलप यहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप टेरेस भी तो नहीं, उसमें आप बालकनी भी तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ अगर छत है तो इस पेड़ को आराम से रखा जा सकता है। ऐसे ही और दूसरे पेड़ हैं, मैं आपको अभी देखेंगे आप कि उनको हम छत, छोटी जगह होने के बाद भी हम उनको अपनी छत के ऊपर रख सकते हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये है फाइकस बेंजामिन। इसके अंदर 51 पेड़ हैं, 51 पेड़ का 51 पेड़ हैं, और इसके अंदर इन सारे पौधों का ग्रुप प्लांटेशन हुआ है। इसे ये फॉरेस्ट है, और ये मेरे पास पिछले 35 साल से मेरे पास है। और ये पेड़ देखने में बहुत सुंदर है, आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे, इसकी रूट सिस्टम बहुत अच्छा है। रूट सिस्टम और उसका जो पेड़ आप अगर सामने से देखेंगे तो 51 के 51 पेड़ आप सामने से गिन सकते हो, कोई एक पेड़ दूसरे पेड़ को ओवरलैप नहीं कर रहा है। बालकनी में रखते हैं तो इतना बड़ा पेड़ नहीं रख सकते, लेकिन टेरेस के ऊपर इसको रखा जा सकता है। लेकिन अगर बालकनी में रखना चाहें तो इसी का छोटा रूप आप, जो मैंने अभी पिछले इससे थोड़ी देर पहले दिखाया था जंगल, वो आप जंगल के अंदर इसको लगाएं, बहुत आराम से लग जाता है और बहुत सुंदर दिखता है। और जगह भी उसके अंदर जगह ज्यादा 1 फुट की होगी, 1 फुट के अंदर आप 15-20 पेड़ आराम से लगा सकते हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये फाइकस के हैं, और ये वाला पेड़ मैंने कटिंग से लगाया था। इसके ऊपर जो ब्रांच आप देख रहे हो एक भी नहीं थी इसके अंदर, बाद में की है। ये दूसरा पेड़ है, ये ऑन द रॉक है। अब इसकी जड़ें बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे अंडमान निकोबार के अंदर किसी टापू पर लगी हुई है, वो मैंने देखी थी, वो मेरे आइडिया दिमाग में था। देखिए अभी ये भी दिख रहे हैं, ये भी फाइकस के हैं, और ये पेड़ दोनों के दोनों इनका ये मल्टी ट्रंक स्टाइल के अंदर है। और दूसरा पेड़ ये वाला आपका रूट, आप इसे देखिए एरियल रूट इसके तने के साथ साथ मैंने फ्यूजन कर दिया है ताकि तना बड़ा दिखाई दे। इस पेड़ का नाम कैलेंड्रा है। इसका छोटा पेड़ आप बालकनी में रख सकते हैं, और जैसे ये है इसको आप टेरेस में भी रख सकते हैं। ये इसको लाल फूल लगते हैं, कम डेट करने वाला है, मरेगा ये पेड़ बहुत कम। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं ये जूनिपर है, ऑन द रॉक है, और इसकी उम्र करीब 30 साल है। इसके पास में जो पेड़ दिख रहे हैं वह है फाइकस गैलबरा। इसके ऊपर जो रेड आप बेरीज देख रहे हैं, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी गुड। वो उसके लिए बालकनी के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों अंत में मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप कभी भी बोनसाई या पौधों को लगाते हुए घबराएं ना। आप केवल 2-3 बातें दिमाग में रखें तो आपका ये शौक 100% बोल रहा हूँ कि आपका शौक बहुत अच्छे में निकलेगा, उभरेगा और आपको अच्छा लगेगा। नंबर 1, जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं उस पौधे के बारे में या खरीदें तो खरीदने वाले से जरूर पूछें कि इसको पानी कैसे देना है, क्योंकि हमारे 80% पौधे हमारे इस पानी के ज़्यादा देने से, कम देने से या पानी अंदर रुकने से मर जाते हैं। तो इस पानी के चीज़ को जरूर दिमाग में रखें। और क्योंकि हमारी बालकनी है, जगह छोटी है, तो छोटे पौधों को ज़्यादा मान्यता दें, और ताकि हमारी बालकनी अच्छी दिखे और हमारा शौक भी पूरी तरह से हो जाए। और आखिरी में मैं फिर दोबारा साउथ एशिया बोनसाई फेडरेशन का आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करूँगा। और इसके साथ साथ मैडम पराशर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे
इस यहाँ बोलने का कुछ मौका दिया। और अंत में मेरे विद्यार्थी हैं बोनसाई के, तो जिनकी बिना ये जो वीडियो देखा आपने, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये मैं देखिए 80 साल के अंदर हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा असंभव सी बात थी। लेकिन उसने मेरे पीछे लग कर और ये वीडियो तैयार किया। उसका नाम है वरुण, बहुत अच्छा लड़का है और इज ए वेरी गुड एडिटर। तो उसके लिए उसको मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। इसके साथ ही मैं यहाँ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद ठाकुर जी, बहुत सुंदर गार्डन है आपका और बहुत बहुत बढ़िया से आपने समझाया। सुधीर जी ने छोटी सी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दी थी आप सभी को, मगर मैं आप सभी को श्रीमती हर्षा हिंदुजा से वापस मिलवाता हूँ, जो डॉक्टर ममता मिश्रा के बारे में कुछ बताएंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मिसेस हर्षा हिंदुजा लंबे समय से एक बॉन्साई कलाकार है। वह इंडिया फ्रेंडशिप बॉन्साई सोसाइटी जो मुंबई की प्रेसिडेंट है और साउथ एशिया बॉन्साई फेडरेशन की एडवाइजरी कमेटी मेंबर भी है। बॉन्साई से संबंधित गतिविधियों के लिए उनका समर्थन कई है। नमस्ते हर्षा जी। नमस्ते कार्यक्रम करण को जी, प्लीज थैंक आगे यू, बढ़ाइए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप सबको प्रसिद्ध बॉन्साई कलाकार, पूर्व अध्यक्ष बॉन्साई क्लब भोपाल, श्रीमती ममता मिश्रा, उनका परिचय बताती हूँ। ममता मिश्रा जी ने भारत और विदेशों में बॉन्साई उत्पादकों और उत्साही लोगों के साथ प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और टीचिंग प्राप्त करने और काम करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की है। बॉन्साई स्पेक्ट्रम में प्रदर्शनियों में प्रदर्शित उनकी रचनाओं की संख्या बॉन्साई क्लब भोपाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके कई प्रदर्शनियों में और बॉन्साई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। उन्होंने भोपाल शहर में सबसे बड़ी संख्या में बॉन्साई होने के लिए विशेष मान्यता के साथ कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यालय में बॉन्साई क्लब भोपाल ने शानदार रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेमियों के साथ एक असाधारण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वह छत पर बागवानी और भू निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में संगठनों को परामर्श की प्रदान करती हैं। JAL बॉन्साई विश्व फोटो प्रतियोगिता 2003 और 2006 में शीर्ष 100 बॉन्साई में उनका योगदान है। मैसूर बॉन्साई सम्मेलन 2017 अखिल भारतीय प्रतिभा पुरस्कार जीता है। अखिल भारतीय बॉन्साई सम्मेलन भोपाल 2015 का आयोजन, केवल इस तरह का आयोजन अब तक भोपाल में हो चुके हैं। भोपाल में सबसे बड़े पेशेवर बॉन्साई संग्रह का पुरस्कार 2015 में उनको मिला है। लगातार 10 वर्षों के लिए AMP रोज सोसाइटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ टेरिस गार्डन पुरस्कार 2007 से 2017 तक उनको मिला है। अधिकतम पॉटेड प्लांट अवार्ड भी उनके विजेता हैं, जो 2017 में उनको मिली थी। एक भूमि निर्माणकर्ता के रूप में कई घरेलू उद्यान, छत के बगीचे, ऊर्ध्वाधर विकसित किए हैं। उनके इतने फेदर्स इन हर कैप हैं कि हम जितना बोलते हैं उतना कम है। इट्स रियली कमेंडेबल ममता जी, आपने बॉन्साई को कहाँ कहाँ तक, कौन से स्टेज पर लेके गए हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बड़ा वेलकम। थैंक यू जी। नमस्कार, उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मेरे उपवनम का सौंदर्य शास्त्र उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मैं इस कला से युवाओं को जोड़ना चाह रही हूँ। पूरे भोपाल के जितने भी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे मेरे पास आते हैं, बोनसाई कला सीखकर जाते हैं और आगे उसको और फैलाते हैं। ये मेरा एक उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को तक इस कला को पहुंचाऊं। यहाँ तक कि मैं छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी वेलकम करती हूँ कि वे आए, मुझसे सीखें और अपने घर में जाकर छोटे छोटे बोनसाई बनाएं। धन्यवाद। मिसेस पाराशर और SABF की पूरी टीम को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपने बोनसाई उपवनम की सैर कराने का। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए। धन्यवाद। आभारी हूँ SABF की अध्यक्षा श्रीमती स्नेह पाराशर जी की और समस्त टीम की, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया मेरे बोनसाई उपवनम की सैर कराने का। उम्मीद करती हूँ और कोशिश भी रहेगी उपवनम के सफ़र को सुहाना बनाने की। चलिए अब चलते हैं बोनसाई उपवनम के सफ़र पर। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुषा इव। दूसरे को छांव देता है, खुद धूप में खड़ा रहता है, फल भी दूसरों के लिए होते हैं। सचमुच वृक्ष सत्पुरुष जैसे होते हैं। बड़े बड़े धर्मावलंबियों ने भी सर्वप्रथम वृक्ष की पूजा अर्थात धरती माँ अर्थात प्रकृति की पूजा की परंपरा को महत्व दिया है। हमारी संस्कृति शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की रही है और रहेगी भी। वृक्ष प्रकृति की देन है जिसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं। यह हमारे जीवन का अस्तित्व है। ये हमारे सच्चे व अभिन्न मित्र भी हैं। कल्पतरु वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। गौतम बुद्ध का ज्ञान बोधि वृक्ष की छत्र छाया की ही देन है। एक बात और कहना चाहूँगी कि वृक्ष में जीवन है। ये संवेदनशील हैं, भावनाओं से ओतप्रोत हैं। ये खुश भी होते हैं और पीड़ा भी महसूस करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे पास है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास एक बरगद का बोनसाई था और हम ट्रांसफ़र होकर इंदौर से ग्वालियर आए और मैंने अपने बोनसाई एक जगह रख दिए थे और माली को बोला था बस इनको पानी कर दिया करें। एक दिन मुझे सपने में आता है कि मेरा बरगद का जो बोनसाई है वो रो रहा है। उसके पत्तियों में से टप टप पानी और आंसू जैसे झड़ रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसा सपना है? कहीं पेड़ भी रोते हैं क्या? मैं सवेरे उठी, मैंने जाकर देखा और जब मैं देखती हूँ तो मैं आश्चर्य से रह गई, क्योंकि मेरे जो बरगद का बोनसाई था उसके ऊपर ड्रेनेज पाइप का एक पानी टप 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 24 घंटे गिर रहा था और वो गमला पानी से भरा हुआ था। मैंने तुरंत उसको वहाँ से हटाया और उसको साफ सुफ करके रखा। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, पेड़ों में भी भावनाएं होती हैं। इनको भी पीड़ा भी होती है, खुशी भी होती है। बोनसाई वामन तनु वृक्षादि विद्या संस्कृत में कहा गया है, मतलब छोटे कंधों पर बड़ी विद्या का बोझ। ऐसे ही बोनसाई कला है जो पर्यावरण और कला का बड़ा ही अनूठा संगम है। मैं बताना चाहती हूँ बोनसाई कला के प्रति जो मेरा रुझान है वो 1995 में ज्योति पारिक जी की एक वर्कशॉप थी इंदौर में, और मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि चलो तुमको दिखा कर लाते हैं, बहुत अच्छी वर्कशॉप है, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। उस समय तक मैं बोनसाई का नाम भी नहीं जानती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। फिर मैं गई, मैंने वो वर्कशॉप अटेंड की। वहाँ मैंने देखा कि मिसेस पारिक कितनी तन्मयता से छोटे से पेड़ को जैसे ज्वेलर
ज्वेलरी को गढ़ता है बिल्कुल वैसे बना रही थी। उन्होंने एक छोटा सा साइकिल भी बनाया, एक लैंडस्केप भी बनाया, जिससे मैं इतनी प्रभावित हुई, उससे मैं इतनी प्रेरित हुई कि मैंने फिर बोनसाई कला सीखने का तय किया। फिर मैंने पता किया कहाँ मुझे मिलेगा ये क्लासेस, तो इंदौर में मिस्टर पीसी सरकार बोनसाई क्लासेस चलाते थे। उनसे मैंने 1 हफ्ते की बोनसाई की क्लास, बेसिक क्लास अटेंड की। वहाँ मैंने सीखा और फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने लगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आज भी बोनसाई के क्षेत्र में जब भी मुझे कोई नई चीज़ मिलती है, मैं उसको जरूर प्रयोग में लाती हूँ और अपने गमलों में उतारने की कोशिश करती हूँ, और शायद मैं अपनी आखिरी सांस तक करती रहूँ। जब मैंने शुरुआत किया कि अब मुझे बोनसाई कला के लिए काम करना है, तब मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो जॉब था वो प्रशासनिक सर्विसेज से थे। उनके हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र हो जाते थे, तो मुझे प्लांट का लाना ले जाना बहुत मुश्किल होता था। तब मुझे एक गाने की 2 लाइनें हमेशा याद आती थी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के, ओ राही। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे सफ़र की शुरुआत के आज 32-33 साल हो रहे हैं, और वाकई मेरा सफ़र बहुत सुहाना था, क्योंकि मैं आज जिस जगह पर खड़ी हूँ, ये मेरा एक सपना था कि मेरी एक ऐसी जगह हो जहाँ मैं अपने बोनसाई का प्रदर्शन कर सकूँ, मैं अपना कुछ काम शुरू कर सकूँ। सो मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोगों से ये साझा करते हुए कि मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा था, और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी सुहाना ही रहेगा। इस सफ़र में मुझे बहुत उपलब्धियाँ मिली। एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि 2015 में हमारे बोनसाई क्लब का सिल्वर जुबली ईयर था। उस समय मैं बोनसाई क्लब भोपाल की प्रेसिडेंट थी, और मैंने एक ऑल इंडिया बोनसाई कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कराया था, जो बहुत सफल रहा था। हम लोगों में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, शायद काफ़ी लोग उस कन्वेंशन में यहाँ उपस्थित थे। यहाँ मैं मिसेस पाराशर का नाम लेना नहीं भूलूंगी, क्योंकि ये कन्वेंशन, ये पूरा का पूरा इवेंट मैंने उनके ही गाइडेंस में किया था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था, मेरी बहुत मदद की थी। मैं उनका भी फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला, और मैं कह सकती हूँ कि मैं आज प्रोवाइडर भी हूँ। बोनसाई कला का शौक मैं अपना पूरा करते करते मैंने 2013 में मैंने अपना एक छोटा सा शुरुआत की उपवनम के नाम से, जिसमें मैं घर से ही छोटे छोटे बोनसाई पॉट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनाकर लोगों से ऑर्डर लेती थी और सप्लाई करवाती थी। इसके बाद मैंने डीबी मॉल में एक छोटा सा कियोस्क लगाया, जिसमें मैंने लगभग 300 गमले अपने वहाँ डिस्प्ले किए, और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 3 या 4 दिन में वो सारे प्लांट मेरे सेल हो गए थे। उससे मुझे इतना उत्साह बढ़ा मेरा कि मैंने अपनी फुल फ्लेजेड एक नर्सरी लगभग 2 एकड़ के एक जगह पर मैंने तैयार की है, जो आपके सामने है। ये मेरा जंगल जलेबी का फॉरेस्ट है। इसकी एज लगभग 14 इयर्स है, और ये फॉरेस्ट स्टाइल में मैंने डेवलप किया है। बहुत ही अच्छे से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, और एकदम मैच्योर ट्री बन गया, आप सब देख सकते हैं। वैसे तो मुझे अपने बोनसाई कलेक्शन का हर प्लांट बहुत अजीज है, लेकिन ये जो मेरा इमली का बोनसाई है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके साथ एक छोटी सी कहानी भी जुड़ी है, जो आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि 2001 में ये इमली अचानक से इसकी एक ब्रांच सूखने लगी। फिर मैंने थोड़े दिन बाद देखा तो दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा पेड़ सूख गया।
और ये डेड हो गया। मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि ये मुझे बहुत अजीज था, पर मैंने इसको निकाला नहीं। माली हमेशा कहता था मैडम इसको निकाल दें, दूसरा प्लांट इसमें कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, इसको नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको ऐसी ड्राई ही रखूंगी इसके साथ। और मैंने इसको रख लिया। लगभग 1 साल बाद मैं देखती हूँ, बारिश में एक दिन मैं ऊपर गई तो इसमें छोटे छोटे स्प्राउट दिख रहे थे, केवल 2 छोटी छोटी हरी पत्तियां मुझे दिखी। मैं खुशी से झूम उठी, ऐसा लगा जैसे मुझे जीवन मिल गया हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर तब तक ये पूरा पेड़ मर चुका था। उस एक डाली को मैंने आगे बढ़ाया, उसको बड़ा होने दिया। फिर उसमें से और ब्रांचेस निकली, उनको भी बड़ा होने दिया। फिर करते करते जब सारी ब्रांचेस बड़ी हो गई तो फिर उनको मैंने शेप करके ये नया शेप दिया। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्रस्तुत है। ये पाखर बोनसाई है। इसको मैं किसी नर्सरी से लाई थी, बहुत मैच्योर प्लांट था और मैंने इसको डिज़ाइन किया, पर मुझे समझ नहीं आता था, इसका कोई अच्छा शेप निकल कर नहीं आ रहा था। तो 4-5 साल बाद फिर मैंने इसकी जो मेन ब्रांच थी, जो यहाँ थी, उसको मैंने इससे अलग किया और फिर इसको स्लांट स्टाइल में मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हैं। और जो दूसरी ब्रांच है उसको भी मैंने एक इनफॉर्मल अपराइट बोनसाई तैयार कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा मैच्योर बोनसाई बन गया है। देखिए ये मेरा जेड बोनसाई है, लगभग 14 इयर्स ओल्ड, और इसको मैंने कैस्केड स्टाइल में डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छा ये भी शेप ले रहा है और बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। ये ड्रिफ्टवुड आप देख सकते हैं, पचमढ़ी के जंगल से ढूंढ कर लाई थी और इसको इस गमले में मैंने रखा हुआ है। ये बोगनविला बोनसाई है। इसके साथ मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। ये प्लांट मुझे मिसेस पांड्या ने दिया था जब वो बहुत बीमार थी। उनकी डेथ के लगभग 2 महीने पहले उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहा कि ममता, मेरे जितने भी बोनसाई हैं तुम ले जाओ। मुझे ऐसा लग रहा कि तुम ही इनको संभाल सकती, कोई और नहीं संभाल सकता है। तो मैंने उनको बहुत समझाया। मैंने उनको बोला कि नहीं आंटी, ऐसा मत सोचिए, मैं आपके घर आके आपके प्लांट्स देखूंगी, उनकी केयर करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तब वो बोली कि नहीं, तू ये बोगनविला तू ले जा ममता, ये बहुत डेलिकेट है, इसको और कोई नहीं संभाल सकता, केवल तू संभाल सकती है, तो तू प्लीज़ इसको ले जा। तो मैं उनके यहाँ से लाई ये पेड़, और आप देखिए कितना खूबसूरत फूलों से लदा हुआ है और मुझे हमेशा मिसेस पांड्या की याद दिलाता है। और ऐसे लगता है जैसे मिसेस पांड्या इस पेड़ के साथ मेरे साथ मुस्कुरा रही हैं। वे हमारी गुरु थी, हमारी मेंटर थी, हमारे बोनसाई क्लब भोपाल की फाउंडर थी, गुरु माँ थी हम सबकी। मैं मेरी तरफ से उनके लिए सादर श्रद्धांजलि। ये आप देख रहे हैं मेरा मधुकामिनी का बोनसाई जो पॉट में था, और जब मैंने ये नर्सरी का लैंडस्केप डिज़ाइन करना शुरू किया तो मैंने इसको ज़मीन पर प्लेस किया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सोच मुझे जब मैं मैसूर गई थी, मैंने कन्वेंशन अटेंड करने, वहाँ मैंने देखा था ऐसे बड़े बड़े बोनसाई ज़मीन में लगे हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने यहाँ लगाती हूँ। ये ड्रिफ्टवुड आप देख सकते हैं, जंगल से ढूंढ कर मैंने तैयार किया है। कुछ पेंजिंग लैंडस्केप सामने मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चली हूँ और तैयार किए हैं। इसकी मैंने ट्रेनिंग भी ली थी। एक बार वियतनाम से विन आए थे, उनसे मैंने 4 दिन का पर्सनल ट्रेनिंग लिया था अपने घर में, और फिर मैंने ये कुछ पेंजिंग तैयार किए हैं। ये कुछ सुसेकी आप लोग देख सकते हैं, सामने डिस्प्ले है। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है। भूगर्भ शास्त्र के प्रयासों से धरती के नीचे मिलने वाले अनेक प्रकार के पत्थर, जिनके अंदर प्राकृतिक सौंदर्य होता है, कुछ टेक्सचर निकलते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्राकृतिक जमीन के अंदर से निकलने वाले जो मिनरल्स हैं, इनके क्षेत्र में मध्य प्रदेश राष्ट्र का सबसे धनी प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी मिनरल्स हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, मार्बल, रेडस्टोन, रिवर स्टोन, कोल, और सबसे अच्छी जो बात है, मध्य प्रदेश में डायमंड की बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं। बहुत अच्छा डायमंड यहाँ मिलता है। कोकेडामा, ये आप देख सकते हैं, कुछ कोकेडामा मेरे डिस्प्ले हैं।
मैं फिर यहाँ मिसेस पाराशर का नाम लेना नहीं भूलूंगी। उन्होंने करजत में जो बोनसाई कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कराया था वहाँ मैं गई थी और वहाँ न्यूजीलैंड से एक लेडी आई थी जिन्होंने कोकेडामा का डेमो किया था और वो आर्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं भी इसको करूँगी, ज़रूर सीखूंगी। और मैंने भोपाल आने के बाद कोशिश किया और मेरा कोकेडामा बहुत अच्छा बना। फिर मैंने उसको थोड़ा देखा कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मैंने इस क्षेत्र में कई सारे प्रयोग किए, कई तरह के कोकेडामा मैंने बनाए और डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज के, अलग अलग तरह के प्लांट उनमें मैं लगाती थी। और बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि मैंने एक बहुत बड़ा लगभग 50 किलो मिट्टी का कोकेडामा बनाया था जो 2015 के हमारे कन्वेंशन में डिस्प्ले किया था और जो बहुत पसंद किया गया था। वो आप देख सकते हैं सामने फोटो में। मैंने बहुत सारे गार्डन प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रोफेशनली कर रही हूँ गार्डन डिजाइनिंग और लैंडस्केपिंग। और गिफ्ट ग्रीन का जो कल्चर है भोपाल में मैं लेकर आई हूँ। मैं अपनी बात को रविन्द्रनाथ टैगोर के कोट से विराम देना चाहूँगी। आई आस्क द ट्री स्पीक अबाउट गॉड एंड इट ब्लूम। हम कह सकते हैं कि वृक्ष में भगवान होते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा मेरा उपवनम। बहुत ही बढ़िया ममता जी। थैंक यू। बहुत ही सुंदर था ममता जी, बहुत खूबसूरत कलेक्शन और बहुत ही बढ़िया गार्डन उन्होंने किया। आपने तो हम सबको बिल्कुल एक्सटेसी के एपिटोम पे पहुंचा दिया। इतना सुंदर गार्डन, इतनी सुंदर कला, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच Harsha, we are all invited there. Okay, we'll all yes of course we all have to go there without saying. Yeah. And first of all, I must thank Sneji, because had it not been for you, we would never met all these commendable artists. कहाँ कहाँ कोनों कोनों से, देश के कोने कोने से आपने सबको हीरे जवाहरात जैसे आर्टिस्ट को हमारे लिए ढूंढ के निकाला है। उसके लिए आपको हमारे पूरे दिल से थैंक यू। मैं भारत और दुनिया में बॉन्साई के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण कार्य के लिए सुश्रीमती ममता मिश्रा जी, श्री MS ठाकुर जी और श्री राजीव वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आप सभी को पढ़ाने, प्रचार करने और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करने के प्रयासों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। आप सभी भविष्य में ऐसे ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहें और हम सबको
प्रोत्साहित करें कि हम सब आपके जैसे काम कर सके बॉन्साई के फील्ड में। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना विश कहूंगी कि मेरे लिए बॉन्साई क्या है। मेरे लिए बॉन्साई ओम है, जिसमें एयर, सन, अर्थ, वाटर, ईथर, इन्फिनिटी, ये सब का समारोह है। तो मुझे बिल्कुल जब भी बॉन्साई करती हूँ या देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये भगवान का ओम उसी में है। थैंक यू वेरी मच। करण जी। थैंक यू हर्षा मैम। एंड अब मैं आप सभी को आने वाले कार्यक्रम बताता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमारा अगला कार्यक्रम 10 फरवरी को है। तो ये 10 फरवरी को एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट मिसेस सोनाली रॉय चौधरी और मिस्टर सुधीर यादव, जो हमें बॉन्साई न्यूएंसेस पर डेमोन्स्ट्रेशंस का प्रोग्राम करने वाले हैं। ये 10 फरवरी को है। और हमारा सुजुकी और शोहिन कन्वेंशन 2022 ये भी होने वाला है। तिथि और समय के डिटेल्स आप सभी को व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। अगर आपको SABF के संपर्क करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप नंबर्स और ईमेल्स भी है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम इनलाइटन सेपियंस है। यदि आप चाहते हैं कि हम भी आपके लिए ऐसा कार्यक्रम करें तो हमारी डिटेल्स भी स्क्रीन पर है। आप सभी से आने के लिए फिर से सभी को धन्यवाद। जल्द से फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी। Happy Independence Day to you all. Yes, thank you. Same to you. Thank you everyone, and happy Independence Day to everyone. Thank you.